हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, तो हमने वहाँ पर महाजनपदों का उदय देखा था और उनसे जुड़े रिलेटेड फैक्ट के बारे में वहाँ पर पढ़ा था। और जो वंश उस टाइम पे वहाँ पर शासन कर रहे थे, वैदिक सभ्यता के बाद जो उदय हुआ था वहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, और उस टाइम पे जो मौर्य वंश, कण्व वंश, शुंग वंश वगैरह जो आए थे, तो उनके बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जो आज का टॉपिक, इन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो प्राचीन भारत पर विदेशियों ने आक्रमण करे थे। यहाँ पर जो ईरानी थे, यहाँ पर यूनानी थे, हक्कामनी वगैरह, तो इनके बारे में देखेंगे यहाँ पर। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, तो आज का टॉपिक हो जाएगा आपका यहाँ पर प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, तो जो पहला वंश था वो था हक्कामनी ईरानी। तो जो ईरानी आक्रमण हुआ था सबसे पहले भारत पर, अगर क्वेश्चन बनेगा कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किन्होंने किया था, तो किसने किया था, तो ये ईरानियों ने किया था। और उसके बाद यूनानियों ने भी भारत पर आक्रमण किया था। प्राक मौर्य युग में मगध सम्राटों का अधिकार क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र तक विस्तृत नहीं हो पाया था। तो जो मौर्य थे उन्होंने जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जो पाक वाला क्षेत्र है, इधर से गुजरात वाला क्षेत्र, उस पर पूरा कब्जा नहीं कर पाए थे वहाँ पर जो मौर्य थे। तो अगला की पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हक्कामनी वंश के राजाओं ने किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है और आगे भी बनने की संभावना है कि भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था। तो हक्कामनी हो या ईरानी हो, तो इन्होंने ही सबसे पहले सफलतम आक्रमण किया था। इस वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय 528 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु आक्रमण का असफल प्रयास था ये। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हक्कामनी ईरानी साम्राज्य के प्रमुख शासक, तो शासकों के बारे में थोड़ी जान लेते हैं यहाँ पर संक्षिप्त में। साइरस द्वितीय ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरानी में हक्कामनी साम्राज्य की स्थापना करी। तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि हक्कामनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो ये साइरस द्वितीय था, इसने करी थी। साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक था, अतः थोड़े ही समय में वह पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली बन गया। तो जो पश्चिमी एशिया वाला भाग है वहाँ पर साइरस द्वितीय ने अपना दबदबा जमा दिया और वहाँ पर एक महत्वाकांक्षी शासक बन गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दारा प्रथम, डेरियस प्रथम भी बोलते हैं, ये शासक हुआ था। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम डेरियस को प्राप्त हुई। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत पर आक्रमण, सफलतम आक्रमण सबसे पहले किसने किया था, तो वो डेरियस या दारा प्रथम सबसे पहले इसने किया था। दारा के यूनानी सेनापति स्काईलैक्स ने सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान तटों का पता लगाया। तो जो आक्रमण होते थे उस टाइम पे वो समुद्र से पार करके ही जो आक्रमण करते थे एक दूसरे देश पर, तो उस समय यही माध्यम था। दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिला दिया। तो जो दारा प्रथम था उसने 516 शताब्दी में जो गांधार अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, जो पाक और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, जो उसको जीतकर फारस में मिला दिया। जो फारस था उसमें साम्राज्य में मिला दिया दारा प्रथम ने। अगला देखते हैं यहाँ पर। क्षयार्स अथवा जरक्लीस लगभग 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। यह दारा का पुत्र था। जो दारा था उसका पुत्र था। यह यूनानियों द्वारा परास्त किया गया। तो यूनानी आ गए थे, उसके बाद उन्होंने इनको परास्त कर दिया। इसने अपनी फौज में भारतीयों को शामिल किया। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा सबसे पहले भारतीयों को अपनी फौज में किसने शामिल किया, तो यूनानियों ने सबसे पहले किया था। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको की पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलना है। दोस्तों आप कंटेंट की क्वालिटी देख सकते हैं किस टाइप का कंटेंट मैं आपके लिए ला रहा हूँ। हक्कामनी ईरानियों द्वारा भारतीय क्षेत्रों में आक्रमण के कारण ईरानी सम्राटों की पश्चिम में सुदृढ़ता। तो जो मुख्य कारण था उस टाइम पे ईरानी सम्राटों की पश्चिम में सुदृढ़ता, उन्होंने वहाँ पे अपना कब्जा कर दिया था, तो शक्तिशाली बन गए थे। भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों की अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियां, तो एक की पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में।
पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व। तो जो सामरिक और आर्थिक महत्व था ये पश्चिमोत्तर देशों में, उत्तरा पथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति, ये भी इसका एक कारण हो जाएगा। अब देखते हैं हक्कामनी ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था उस टाइम पे। समुद्री मार्ग की खोज से विदेश व्यापार को प्रोत्साहन मिला। तो जो विदेशी आक्रमण होते थे दोस्तों उस टाइम पे वो होते थे समुद्री मार्ग से। पश्चिमोत्तर भारत में दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। तो जो खरोष्टी लिपि का सबसे पहले प्रचार हुआ था वो ईरानियों के टाइम पे हुआ था। जो खरोष्टी लिपि आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि ब्राह्मी लिपि हो गई। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है और जो खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है दोस्तों। ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। तो जो अरमाइक लिपि थी जिसमें अशोक के भी कुछ शिलालेख मिले थे अरमाइक लिपि में, तो उनका प्रचार प्रसार भी ईरानियों के टाइम पे ही हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई और जो अभिलेख उत्कीर्ण किए थे उस टाइम पे, जो अभिलेख लिखे हैं शिलालेख वगैरह, शिलालेख तो अशोक ने शुरू किए थे पर जो अभिलेख थे उस टाइम पे वो ईरानियों ने ही शुरू किए थे दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे हर एक फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो जो मौर्य वास्तुकला है उस पर किसका प्रभाव है दोस्तों, तो उस पर ईरानी प्रभाव है। जैसे अशोककालीन स्मारक, विशेषकर घंटे का आकार के गुंबद, ये अशोककालीन स्मारक में देखने को मिलती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले की पॉइंट की ओर। अशोक के शासनकाल की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में भी ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ईरानियों का आक्रमण हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब देखते हैं यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े उस टाइम पे। फिलिप द्वितीय जो सिकंदर का पिता था, तो जो फिलिप था वो सिकंदर का पिता था। 359 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक था। पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर लगभग 20 वर्ष की अल्पायु में ही सिंहासन रूढ़ हुआ। वह अरस्तु का शिष्य था। तो सिकंदर किसका शिष्य था दोस्तों, ये था अरस्तु का शिष्य। अरस्तु जिन्होंने दास कैपिटल पुस्तक की भी रचना करी। दास कैपिटल, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा दोस्तों सही से, दास कैपिटल आपको नोट कर लेना है। यूनानी शासक मकदूनिया शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार बन रखा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर 326 ईसा पूर्व हिंदुकुश पर्वत, खैबर दर्रा जो पाकिस्तान में पड़ता है को पार कर भारत में आया था। तो जो भारत में प्रवेश किया था इसने, ये किया था इसने पश्चिमोत्तर साइड से किया था इसने, खैबर दर्रे को पार करके। अगला देखते हैं यहाँ पर। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए इसे सहयोग का वचन दिया। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। सिकंदर को पंजाब, झेलम तथा चिनाब का मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। तो जो पोरस थे उस टाइम पे शक्तिशाली शासक भारत के, उन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध लड़ा जिसे हाइडिस्पेस या झेलम बितिस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो झेलम बितिस्ता या हाइडिस्पेस का युद्ध किस किस के बीच हुआ था दोस्तों, ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से मना कर दिया। तो उस टाइम पे इतनी ठंड हो रखी थी दोस्तों वहां पर कि जो ब्यास नदी थी उसमें बर्फ जमी हुई थी ऊपर। तो सिकंदर भारत से आया था तो वहां तो इतनी गर्मी है और इतनी ठंड उसके सैनिक और घोड़े झेल नहीं पाए थे यहाँ पे, जिस ब्यास नदी को पार करने के लिए सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। तो दोस्तों इसके आगे देखते हैं। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना करी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, कौन कौन से नगरों की स्थापना करी सिकंदर ने। निकैया, विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसने निकैया नगर की स्थापना करी थी और जो बहुकेफला है अपने प्रिय घोड़े के नाम पे इसका नामकरण किया था। तो सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों, ये था बहुकेफला। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं यहाँ पर। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये हुई थी दोस्तों बेबीलोन में। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियारकस हो गया, ऑनिसिक्रेटस हो गया तथा
अरिस्टोब्यूलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। तो दोस्तों इनमें से 3 ऑप्शन ये आ जाएगा और एक और आ जाएगा कि इनमें से कौन सिकंदर के लेखकों में शामिल नहीं है जो भारत आए थे। तो ऐसा आपको वहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए आ सकता है। तो दोस्तों आपको ये तीनों अच्छे से याद कर लेने हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण, तो कारण देख लेते हैं यहाँ पर जो सफल हुआ था यहाँ पर सिकंदर की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था भारत में किसी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था। तो भारत में उस टाइम पे केंद्रीय सत्ता का अभाव था दोस्तों। अलग अलग रियासतों में उस टाइम पे भारत बटा हुआ था, यूनिटी की कमी थी, जो कि भारत में आगे चलकर भी यही स्थिति रही और भारत को सब एक एक करके लूटते चले गए दोस्तों। तो यही मुख्य कारण था उस टाइम पे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण सिकंदर की सेना का शक्तिशाली होना, उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़ों की बहुलता थी। देख लेते हैं यहाँ पर आम्बी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का एक बड़ा कारण था। उसने भी उसका सपोर्ट कर दिया सिकंदर का और भारत के बारे में बता दिया, उनकी कमजोरियां राजाओं की। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो ये भी देख लेते हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा था। प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। मार्ग तो उन्होंने खोज लिया था कि भारत में जाने का मार्ग किधर से है, तो यूरोपियों ने भी वही प्रणाली बाद में अपनाई थी। भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण। गुजरात पाक बॉर्डर वाला क्षेत्र उस टाइम पे पाकिस्तान में भारत में था, तो उस टाइम पे ये पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे राज्य उनका एकीकरण हो गया था दोस्तों। भारतीयों ने यूनानियों से छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। उलुक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। तो भारत में यूनानियों ने ही सबसे पहले मुद्रा का निर्माण किया था दोस्तों। ये भी छत्रप प्रणाली थी जो की कला को ग्रहण किया था। उलुक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में गांधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत में गांधार शैली की कला का विकास किसके टाइम पे हुआ था, तो यूनानियों के टाइम पे हुआ था दोस्तों। ये यूपीएससी में एक बार बन चुका है क्वेश्चन दोस्तों, आपको देखना है यहाँ पर अच्छे से। इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखता है। तो जो भारत और यूनान की कला का सम्मिश्रण है उसको इंडो ग्रीक बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनाया है, जैसे देख लो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है नंद वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है शुंग वंश, चौथा है कण्व वंश। तो इसमें सही आंसर आपको अपने मन में टिक करना है दोस्तों। कौन सा होगा इसका आंसर, आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कण्व वंश। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो इसके कारण दिए गए हैं यहाँ पर। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा है उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली और चौथा है वो एक अच्छा प्रशासक था। तो दोस्तों नीचे देख लेते हैं, सही उत्तर का चयन करते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है ऑप्शन है यहाँ पर एक तथा 2, दूसरा है 1, 2 तथा 3, तीसरा है 2, 3 तथा 4 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो आपको अपने मन में आंसर सोच लेना है कि कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो दोस्तों सभी कारण थे दोस्तों, ये सभी कारण जो थे सिकंदर के उस टाइम पे, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला हो जाएगा सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति निर्याकस को सौंपकर भारत से लौट गया। दूसरा है निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। तो सही ऑप्शन का चयन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला है यहाँ पर केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है यहाँ पर न तो 1 और न ही 2। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आजकल आपने देखे होंगे UKSSC ने जो हाल ही में 2 एग्जाम करवाए हैं, आपने तो और भी दिए होंगे, पर मैंने जो 2 एग्जाम दिए उनमें मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हुए देखे हैं, वहाँ पर एलिमिनेट करने वाले। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर भारतीयों ने यूनानियों से छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था। तो आपको यहाँ पर सही आंसर सोचना है अपने मन में। और दूसरा है यहाँ पर भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था।
तो कूट दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि आजकल क्वेश्चन बन भी रहे हैं, मैंने उसी टाइप से डिजाइन किए यहाँ पर क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है यहाँ पर एक और दो दोनों, और डी है ऑप्शन है यहाँ पर न तो एक और न ही दो। तो आपको अपने मन में आंसर सोचना है दोस्तों, मैं आपको सही आंसर बताता हूँ यहाँ पे उसके बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। तो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो भारत में गांधार शैली का विकास हुआ था दोस्तों, वो ईरानियों के टाइम पे नहीं बल्कि ये हुआ था यूनानियों के टाइम पे। जो इंडो ग्रीक कला मानी जाती है वो यूनानियों के समय शुरुआत हुई थी। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है दोस्तों, आगामी एग्जाम जितने भी हैं, आबकारी हो गया, आपका SI हो गया, RO हो गया, और PCS प्री के जो हाल ही में नोटिफिकेशन निकला है उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा डीपली, तभी जाके आप वहाँ पर प्री में अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हो दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।